रिवैल्यूएशन में हमारा अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो सकता था, ठीक है। रिवैल्यूएशन किस बेसिस पे करते थे, फेयर वैल्यू पे बेसिस पे। अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट की, तो हम टॉपिक ले रहे हैं इम्पेयरमेंट लॉस, ठीक है। इम्पेयरमेंट लॉस जो हम कैलकुलेट करते हैं वो कहते हैं कि कब कैलकुलेट होगा, अगर किसी भी एसेट की जो कैरिंग वैल्यू है वो मेरी रिकवरेबल वैल्यू से ज्यादा है, ठीक है। कैरिंग वैल्यू मतलब जो बुक्स में होती है ना, एज पर बुक्स। इसमें क्या था अपना, ग्रॉस वैल्यू माइनस accumulated depreciation माइनस accumulated impairment, ठीक है। ये होता है आपकी कैरिंग वैल्यू। अब बात आती है रिकवरेबल वैल्यू की, ठीक है। ये बताओ इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, इसमें कौन सी एसेट्स की बात हो रही है, पीपीई की, है ना। तो इसके अंदर आपका पीपीई और इंटेंजिबल एसेट्स दोनों कवर होते हैं, ठीक है। मतलब आपका एएस 10 भी कवर होगा और एएस 26 भी कवर होगा, ठीक है। तो जो भी एसेट्स मेरे पीपीई में है या इंटेंजिबल्स में, उन दोनों के ऊपर इंपेयरमेंट होती है। एएस 10 और कौन सा एएस 26, ठीक है। आगे बढ़े। अब ये बताओ किसी चीज की रिकवरेबल वैल्यू कैसे निकाल सकते हो। लेट सपोज मेरे पास बुक्स में ये बोतल खड़ी है 50 रुपए की, ठीक है। अब मुझे इसकी रिकवरेबल वैल्यू पता करनी है, 50 रुपए की बोतल मार्केट में जितने की बिक जाएगी कोई ले, इसको मैं कैसे रिकवर कर सकता हूँ, या तो बेचकर या इस्तेमाल करके, है ना। या तो मैं इसको यूज करूंगा, यूज करने पर मुझे जो कैश इनफ्लोज आएंगे, या फिर मैं इसको मार्केट में सेल आउट कर दूंगा। अब दो ऑप्शन है, तो दोनों में भी अगर मैं ऑप्शन चुनूंगा तो कौन सा चुनूंगा, जो मुझे ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, है ना। कि अगर लेट सपोज मुझे यूज करके ये वैल्यू दे दी 20 रुपए की, और अभी इसको बेच रहा हूँ और मुझे 30 रुपए मिल रहा है, तो मैं किस ऑप्शन पे जाऊँ, बेचने पे या यूज करने पे, बेचने पे, है ना। तो अब रिकवरेबल वैल्यू का जो फॉर्मूला है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है हायर ऑफ नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज, ठीक है। वैल्यू इन नेट सेलिंग प्राइस क्या होता है हमारा, बेचकर जो नेट अमाउंट मिले, ब्रोकरेज कमीशन हटाना, ठीक है। तो नेट सेलिंग प्राइस की बात होती है। और वैल्यू इन यूज का मतलब क्या है, यूज करके जो अमाउंट मिले ना, यूज करके जो कैश इनफ्लो हो। अब ये जो कैश इनफ्लो आएंगे ये आ जाएंगे फ्यूचर में आएंगे, तो कैश इनफ्लो का भी मुझे प्रेजेंट वैल्यू लेना है, ठीक है। और जो कैश इनफ्लो है वो मुझे नेट कैश इनफ्लो लेने हैं। नेट कैश इनफ्लो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अमाउंट जा रही हो, है ना। कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो, वही तो मैंने नेट कैश इनफ्लो बना ना। यहां तक बताओ, कोई डाउट। अब नेट सेलिंग प्राइस क्या बनी मेरी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, है ना। कि
कि अगर जो मुझे बेचने पर पैसे लग रहे हैं वो कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल हो गया, है ना। अब कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल में एक स्टार मार्क करके मेंशन कर देते हैं, एक्सक्लूड फाइनेंस कॉस्ट एंड इनकम टैक्स पेमेंट या इनकम टैक्स एक्सपेंस। तो जो फाइनेंस कॉस्ट और इनकम टैक्स एक्सपेंस है ये आपको कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल से हटानी है। यहां तक बताओ, कोई डाउट? क्लियर है? अब बात आती है वैल्यू इन यूज की। वैल्यू इन यूज जो निकालते हैं हम, वो कैसे निकालते हैं? हम कहते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज, है ना। नेट कैश फ्लोज फ्रॉम कॉन्टिन्यूज, है ना। अब एक फिक्स्ड एसेट है, वो मुझे पता है कि आने वाले 5 साल तक यूज कर सकता हूं मैं, बट क्या 5 साल के बाद भी उसकी कोई मार्केट में वैल्यू बचेगी? जब डिस्पोज ऑफ करेंगे तो वो भंगार में तो जाएगी चीजें, है ना। तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिस्पोजल, वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। अब जब उसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी उसके बाद वो जो बिकेगी उसकी वैल्यू मेरे इसमें आ सकती है कि नहीं आ सकती? इसमें बताओ, कोई डाउट किसी को? समझ में आया? हमने क्या बोला, इम्पेयरमेंट लॉस कब असेस करेंगे? अगर मेरी कैरिंग वैल्यू रिकवरेबल वैल्यू से ज्यादा है, मतलब मेरे बुक्स में वो ओवर वैल्यू शो कर रही है, उससे पता है उससे उसमें कोई इतना एक फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, तो क्या करेंगे? रिकवरेबल वैल्यू निकालेंगे। रिकवरेबल वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? या तो वैल्यू इन यूज या फिर हमारा नेट सेलिंग प्राइस, इन दोनों में से हायर ले लेंगे, हायर ऑफ नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज। नेट सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, कि भाई जो मेरा बेच कर पैसा मिल रहा है माइनस में बेचने पर जो पैसा लगा, ठीक है, ये मेरा हो गया नेट सेलिंग प्राइस। और वैल्यू इन यूज क्या हो गया? यूज करने पर मुझे फ्यूचर के कैश फ्लोज मिलेंगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू। साथ में जब ये अपनी लाइफ के एक्सपायरी में होगा उसको बेचकर डिस्पोज ऑफ करके जो पैसे मिले उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। यहां तक बताओ, कुछ पूछना हो? ये पूरा का पूरा एएस इतना ही, अगर एक समरी बात करें तो, ठीक है? क्लियर है? एक बार क्वेश्चन देखो। ठीक है, इलिस्ट्रेशन नंबर 1 कर रहे हैं, पेज नंबर आपका बुक्स में 2.5.238, ठीक है।
विजिबल स्क्रीन पे। ये क्या कह रहा है, एर्गो इंडस्ट्रीज लिमिटेड गिव द फॉलोइंग एस्टिमेट्स ऑफ द कैश फ्लो रिलेटेड टू पीपी ऑन 31/12/2001। मतलब ये हमारे कैश इनफ्लोज है जो इस पीपी से आने वाले हैं। डिस्काउंट रेट कितना है, 15% का है। ईयर 22, 23, 24, 25, 26। कैश फ्लो कितना आएगा, 4000, 6000, 6000, 8000 और 4000। रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ 2006, मतलब 2006 के एंड में कितनी रेजिडुअल वैल्यू आ रही है, 1000 लाख की आ रही है। ठीक है। ये कह रहा है पीपी प्लांट परचेज ऑन 1/2000 एक्सेस। हमने जब परचेज किया था तब कितने का परचेज किया था, 40,000 लाख का। ठीक है। ये कह रहे यूजफुल लाइफ उस एसेट की कितनी है, 8 साल। अब ये बताओ ये अपनी एसेट कौन सी एज में है, मतलब आज की डेट में। ये अगले आने वाले 5 साल तक चलेगा, है ना। 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे। ठीक है। तो 5 साल ये हो गए और टोटल 8 साल है। तो अभी तक हम कितना यूज कर चुके इस एसेट को, हाँ 3 साल, है ना। 8 साल में से 3 साल यूज कर चुके। क्लियर है ना। अब ये कह रहे हैं नेट सेलिंग प्राइस आज की डेट का है 20,000 लाख। अब कैलकुलेट क्या करना है हमारा, पहले कैलकुलेट द कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ 2001 में इसका कैरिंग अमाउंट कितना होगा, करेगा क्या? हाँ जी, इलस्ट्रेशन बनता इसकी हमारी ओरिजिनल परचेज प्राइस क्या थी, 40,000 लाख ना। लाइफ क्या थी इसकी, 8 साल है। क्या कुछ स्क्रैपेबिलिटी हुई, कितनी, 1,000 लाख की ना। तो डेप्रिसिएशन फॉर 3 इयर्स है ना। यूजिंग एसएलएम कितना आ जाएगा, 40,000 लाख डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 3, है ना। इसमें से माइनस करेंगे 1 लाख का, कितना आ जाएगा, 40 लाख माइनस बाय 39 लाख, कितनी वैल्यू है, 14,625 लैक्स, है ना। तो जो कैरिंग वैल्यू कितनी होगी, 25,375 हाँ 25,375 lakhs 2,5,375 5,375 लैक्स ना। यहाँ तक बताओ कोई डाउट, ये मैच करके आपका सेकंड आपका वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज कैसे निकालते हो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो ठीक है। प्लस तो सेकंड पॉइंट अपना वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज में क्या आएगा अपना, एक तो ईयर आ जाएंगे। ईयर कौन कौन से थे हमारे, 2002, 2003, 2004, 2005 और 2006, यही है ना। और 2006 के एंड में डिस्पोजल वैल्यू मिल जाएगा अपने को। ठीक है। तो उसमें कैश इनफ्लो कितने आएंगे, 4,000 और 6,000, 6,000, 8,000, 4,000, 1,000 लाख आएगी ना। अब आ जाते हैं डिस्काउंट रेट एट द रेट ऑफ
15% रेट निकाला था 1 डिवाइड बाय 1.15 कितना है 4 डिजिट पूरा 0.86 हाँ 0.86 0.8695 ना नेक्स्ट 0.7561 देखो कभी भी आप एग्जाम में करो चाहे वो अकाउंट्स का हो चाहे कॉस्टिंग का हो तो डिस्काउंटिंग फैक्टर 4 डिजिट तक ले लेना उसके बाद 6575 देन 5717 उसके बाद 4971 देन इतने ही थी वो भी 6 ही है ये भी सेम ही रहेगा 4971 तो इसके हमारे प्रेजेंट वैल्यू क्या आ जाएगी लिख लेता हूँ सर मल्टीप्लाई करते हैं हाँ 3478 नेक्स्ट 45 हाँ 0.6 ठीक है नेक्स्ट 3945 नेक्स्ट 4573.6 नेक्स्ट 88 point नेक्स्ट 0.17 ना इनका टोटल बताओ 497.17 हाँ जब भी डिस्काउंटिंग कुछ लगे तो एम प्लस लगा के कर दिया करो ठीक है 19,019.07 इतने ही इसमें 19,025 आ रहा है लगभग बराबर है ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं तो वैल्यू यूज निकल गया अपना 19,025 का ठीक है थर्ड पॉइंट अपना रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है हायर ऑफ नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज हमारा नेट सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है 20,000 है ना और वैल्यू इन यूज कितना है 19,019 रुपया है ना तो हमारा रिकवरेबल अमाउंट कितना आएगा सी पॉइंट में 20 ठीक है तो थर्ड पॉइंट रिकवरेबल अमाउंट ये होता है मेरा हायर ऑफ वैल्यू इन यूज एंड नेट सेलिंग प्राइस तो हमारा जो नेट सेलिंग प्राइस है वो है 20,000 लाख है ना और वैल्यू यूज कितना है 19,019.70 मान लीजिए ठीक है इन्होंने एक बार अपर राउंड ऑफ ले लिया होगा तो रिकवरेबल अमाउंट कितना हो जाएगा 20,000 लाख ठीक है नेक्स्ट पॉइंट क्या अपना डी पॉइंट इम्पेयरमेंट लॉस टू बी रिकॉग्नाइज फॉर द ईयर एंडेड इम्पेयरमेंट लॉस कितना आ जाएगा फोर्थ इम्पेयरमेंट लॉस कैसे निकालते हैं कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट
कैरिंग अमाउंट कितना आया था फर्स्ट पॉइंट पे? 25,375। 25,375। और आगे कितना है? 20,000। कितना बचा? 5,375 लाख है ना। क्या करेंगे इसको? ट्रांसफर टू पीएनएल। आगे कुछ रिवाइज कैरिंग अमाउंट। रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितना आ जाएगा? 20,000 लाख। ये तो आएगा ना। आगे कह रहे डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर, कैसे आया? सर ये 20,000 कैसे आया? जब आपने कैरिंग अमाउंट में से इम्पेयरमेंट लॉस को माइनस कर दिया अच्छा। तो आपका रिवाइज कैरिंग अमाउंट बन जाएगा ना। हाँ। ठीक है, ये ना माइनस करके जो आया। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर 2022। ठीक है, डेप्रिसिएशन फॉर 2002 कितना डेप्रिसिएशन आएगा? 20,000 मेरी रिवाइज कैरिंग अमाउंट थी। 1,000 रुपए का मुझे स्क्रैपर मिल जाएगा। बची हुई लाइफ कितनी है इसकी? 8 साल या 5 साल? 5 साल। तो 19,000 डिवाइड बाय 5 कितना है? 3,800 लाख। यहाँ तक तो कोई डाउट? क्लियर है? आगे बढ़े। सेकेंड पॉइंट, स्कोप। स्कोप मतलब जो कि मेरा नॉट एप्लीकेबल। ये एएस किस पे नहीं लगेगा? नंबर 1 इन्वेंटरीज, इन्वेंटरी जो AS2 है उस पे इम्पेयरमेंट नहीं होगी। बी एसेट्स अराइजिंग अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। उस पे कौन सा एस लगता है अपना? AS7। सी पॉइंट फाइनेंशियल एसेट्स, वो किस में कवर होते हैं? AS13 में। डी पॉइंट डेफर्ड टैक्स एसेट, AS22। इन 4 पे आपका इम्पेयरमेंट नहीं होगा। यहां तक कोई डाउट होता? आगे बढ़े। थर्ड पॉइंट, असेसमेंट। कब करनी है, कैसे करनी है? इसके अंदर हमारा ए पॉइंट ले लेते हैं। असेसमेंट कब करनी है? असेस एट ईच बैलेंस शीट। मतलब जब आप बैलेंस शीट क्लोज करते हो साल में एक बार, तब आप इसको असेस करोगे। अब ये तो है नहीं कि भाई हमारे असेस करने तो हमें जानबूझ के करना है। तो सबसे पहले देखेंगे
कि हमारे पास क्या कोई इंडिकेशन एग्जिस्ट करती है? अगर एग्जिस्ट करती है तो क्या करेंगे हम? एस्टिमेट करेंगे रिकवरेबल अमाउंट। लेकिन लेट सपोज कोई इंडिकेशन एग्जिस्ट नहीं करती, नो इंडिकेशन, तो फिर कीप एसेट एट कैरिंग वैल्यू कह लो, रीवैल्यूड वैल्यू कह लो, उसमें। इसमें कोई डाउट? इंडिकेशन मतलब आपको इसको देख के लग रहा है कि इसकी वैल्यू अभी डाउन होगी, अभी इंडिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? मतलब कभी होता है लेक के, जैसे लेट्स सपोज ये बॉटल है, नहीं लाए थे, गिर गई, टूट गई, इंडिकेशन है भाई अब इतने की बिकेगी। आप अपने घर में कोई भी नया लेने लेके आया, लगाते वक्त टूट गया, इंडिकेशन में इसकी रिकवरी वैल्यू कम हो चुकी है। तो जब कभी भी बैलेंस शीट डायग्राम देखते हो और इंडिकेशन लगती है, या फिर लेट्स सपोज कोई गाड़ी लेके आया, पहले साल में अपने मुहूर्त निकाल देते, ठीक है? एक तो वो वाला मुहूर्त होता है पूजा करने वाला, एक होता है शोरूम से करने के बाद के मुहूर्त, तो काफी मुहूर्त गुजर चुकी है। तो एक साल के बाद आप क्या करोगे? उसकी लाइफ 8 साल मानते हुए डेप्रिशिएट करोगे, बट रियलिटी में तो वो काफी डेप्रिशिएट हो चुकी है ना, डेप्रिशिएट या फिर उसको वियर एंड टियर ज्यादा हो चुके, तो आप उसको इंपेयर करोगे, ठीक है? इंडिकेशन मतलब ऐसी चीजें जिसको देखकर लग रहा है अभी उसको भी पढ़ेंगे। यहाँ तक बताओ, कोई डाउट? बी पॉइंट ना, asset could be individual asset or a cash generating unit, और कैश जनरेटिंग यूनिट। अब जो एसेट है मेरी, वो एक इंडिविजुअल एसेट भी हो सकती है ना? और एक मेरा कैश जनरेटिंग यूनिट भी हो सकती है। अभी कैश जनरेटिंग यूनिट क्या होती है? ट्रेड रिसीवेबल मेरे AS10 और AS26 दोनों में दिए थे, तो उस पर इम्पेयरमेंट दी होगी। कैश जनरेटिंग यूनिट क्या होती है कि एक अकेला एसेट कभी कभार आपका ना तो बिकने लायक होता है, ना ही यूज करने लायक होता है। जैसे अगर किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में जाते हो आप, तो आपको देखोगे कि मल्टीपल मशीन लगकर एक प्लांट बना रही है ना? ये एक स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल ग्रुप है जो मिलकर कैश जनरेट कर रही है। जैसे लेट्स सपोज अगर यहाँ पर हम पढ़ा भी रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ स्क्रीन अकेले काम कर रही है, इसके साथ ये भी काम कर रहा है, प्रोजेक्टर यहाँ पे स्क्रीन काम कर रही है और पेन काम कर रहा है, तो ये मिलकर क्या बना रहे? CGO बना रहे हैं, कैश जनरेटिंग यूनिट। कि अगर अकेले में देखें तो उसकी कोई वैल्यू यूज नहीं है, बट मिलके काम कर रहे हैं पढ़ाने के लिए। अब आप भी पढ़ने आ रहे हो, तो उसमें क्या क्या चीज में आ रही है? ऐसा नहीं सिर्फ कॉपी का में आ रही है, कॉपी के साथ पेन भी आ रहा है, इवन तो दीज आर द पार्ट ऑफ इन्वेंटरी, बट एक एग्जांपल के तौर पे। वैसे ही जब एक स्मॉल सेट ऑफ प्लांट या मशीनरीज या एक लगा लो एसेट्स मिलकर कैश जनरेट करती है, तो उसे कहते हैं CGO। इंडिविजुअल कोई वैल्यू नहीं, CGO में वैल्यू आ सकती है, यूज करने लायक है जो भी। आगे पढ़ेंगे इसको भी डेफिनेशन में, ठीक? अभी तक के लिए बताओ, कोई डाउट? तो ऐसे का मतलब इंडिविजुअल एसेट भी हो सकता है और कैश जनरेटिंग यूनिट भी हो सकती है। डन है? सी पॉइंट। इंडिकेटर्स ऑफ इम्पेयर। हमें इम्पेयर कर देना चाहिए, इसके इंडिकेटर कौन कौन हो सकते हैं? पहला है आपका एक्सटर्नल सोर्सेज,
सेकंड है आपका इंटरनल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज बोले तो नंबर 1 एसेट्स, मार्केट वैल्यू, डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली। एक जो पीपी था या इंटेंजिबल एसेट थी उसकी मार्केट वैल्यू अपने आप में बहुत तेज लगी, तो ये एक इंडिकेटर है ना। सेकंड है आपका एडवर्स सिग्निफिकेंट इफेक्ट इन टेक्नोलॉजी, मार्केट, इकोनॉमिक और लीगल एनवायरनमेंट। इसमें हम कह रहे हैं कि भाई हमारा जो टेक्नोलॉजी है, मार्केट, इकोनॉमिक या जो लीगल एनवायरनमेंट है उसमें मेरे सिग्निफिकेंटली एडवर्स इंपैक्ट आएगा, तो ये बाहर का फैक्टर है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। इन 2 पॉइंट में कोई डाउट नहीं होता, क्लियर है। थर्ड पॉइंट इसे कहते हैं इंक्रीज इन मार्केट इंटरेस्ट रेट्स अफेक्टिंग डिस्काउंट रेट। अब इसमें क्या हुआ, जो मेरे मार्केट रेट्स थे वो मेरे इंक्रीज हो गए। इंक्रीज होने से क्या हुआ, अगर मेरे मार्केट रेट इंक्रीज हो जाएंगे, लेट्स सपोज कि किसी चीज की वैल्यू है और मार्केट का जो मेरा इंटरेस्ट रेट है वो 10 से 15 हो जाता है, तो उसका इम्पैक्ट किस पे आएगा, मेरे डिस्काउंटिंग फैक्टर पे। डिस्काउंटिंग फैक्टर से क्या होगा, मेरी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो ज्यादा होगी या कम होगी, कम हो जाएगी ना, क्योंकि डिस्काउंटिंग फैक्टर मेरे वैल्यू जो है वो डिवाइड में और कम आ जाएंगे, तो उससे क्या होगा, मेरा इम्पेयरमेंट ज्यादा हो जाएगा, तो इंटरेस्ट रेट इस हिसाब से में इम्पैक्ट पहुंच जाता है। एक और फिर से बताने वाला थर्ड वाला ठीक। लेट्स सपोज डिस्काउंट रेट मेरे 10 से बढ़कर 15 हो गए, ठीक है, तो जो मेरा प्रेजेंट वैल्यू आएगा वो मेरा अब कम आएगा, जो मेरा ये कम आएगा तो ये मेरा इम्पेयरमेंट ही तो हो गया, एक तरह से वैल्यू यूज जो है मेरा कम आ रहा है, ठीक है। मार्केट इंटरेस्ट रेट लेकिन वो अफेक्ट कर रहे हैं ना डिस्काउंट रेट को, मार्केट इंटरेस्ट रेट मतलब किस तरीके डिस्काउंट रेट, मतलब डिस्काउंट रेट होता है हमारा मार्केट का इंटरेस्ट रेट लेते हैं हम। आप जो डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाते हो वो कहां से आता है, चीजें देख के आता हो, आप बोलते हैं ये आता है क्वेश्चन देखकर, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा होता है 10% हम 10% लगा देते हैं, 15% लिखा होता है 15% लगा देते हैं, लेकिन रियलिटी में जो इंटरेस्ट रेट होता है ये ग्लोबल फैक्टर है किसी चीज को मेजर करने का। मतलब लेट्स सपोज अगर इंटरेस्ट रेट में हमारे इंक्रीमेंट आ जाता है तो लोग क्या करते हैं, अपनी सेविंग्स उठाकर बैंकों में रखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मुझे उसका इंटरेस्ट मिलेगा, रिटर्न्स ऑन इक्विटी आ रहा है, तो उससे मार्केट में डिमांड सप्लाई बनती कि नहीं बनती, समझ रहे हो। तो अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाएगा तो जो मेरे कैश फ्लोज है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट का इम्पैक्ट आएगा, समझ लो। तो ये उस अकॉर्डिंग आप समझो, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो जो मेरी प्रेजेंट वैल्यू आएगी मैं क्या करूँ, उस पैसे को यहाँ रख के एफडी में लगा देता, ये तो बात होती है ना, तो उसका इम्पैक्ट लेना आपको। इससे बताओ कोई डाउट, क्लियर है, आगे बढ़े। फोर्थ पॉइंट, कैरिंग अमाउंट is more than market capitalization.
मार्केट कैप होती है कि उसके अभी आज के टाइम में मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है, ठीक है, कि मार्केट में वो कितने की बिक रही है। अगर मेरी कैरिंग वैल्यू से भी ज्यादा की है, ये ज्यादातर आपके इंटेंजिबल एसेट्स के केसेस में आता है कि मार्केट कैप अलग वैल्यू दे रही है और हमारी कैरिंग अमाउंट अलग चल रही है, ठीक है, क्लियर है एकदम? ये तो हो गए मेरे एक्सटर्नल सोर्सेस, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरनल सोर्सेस। इंटरनल सोर्सेस में पहले हमारा ऑब्सोलिसेंस और फिजिकल डैमेज। अगर किसी ऐसे में फिजिकल डैमेज हो गई, क्षति हो गई, या फिर ऑब्सोलेंस होता है कि भाई टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के साथ वो पीछे चले गए। जैसे आपने कोई फोन ले लिया, फोन अभी मैंने लेट्स सपोज वन फोन का 9R ले लिया, ठीक है, तो उसके बाद जब 10R 11R 12R की सीरीज आएगी तो ऑब्सोलीट कर जाएगा, तो ये भी एक फैक्टर है उसकी वैल्यू कम होने का। सेकंड पॉइंट, प्लान टू डिसकंटिन्यू और रीस्ट्रक्चर ऑपरेशन। अब हमारी प्लानिंग है ऑपरेशंस को या तो डिसकंटिन्यू करने का या रीस्ट्रक्चर करने का, ठीक है, और एसेट्स डिस्पोजल। बिफोर एक्सपेक्टेड डेट, मतलब जब तक ये चल सकती है उससे पहले ही हम प्लान करें इसको बेचने की। तो ये भी मेरी इंटरनल सोर्स है कि इसको इंपेयर कर दो। थर्ड पॉइंट अपना एसेट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस is worse than expected. Is worse Than expected, ठीक है। ये आपकी आईसीए की बुक में एज इट इज लिखा हुआ है। मतलब जो एसेट की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस से क्या मतलब है कि आगे जाकर जो अपनी फ्यूचर की कैश फ्लोज देगी वो मुझे एक्सपेक्टेड तो जब जितना था उतना नहीं देगी, कम देगी, ठीक है। तो फिर उस जगह पर हमारे वैल्यू यूज करना है। यहां तक कोई डाउट करो, आगे बढ़े। एक्सटर्नल सोर्स में चार चीजें कौन कौन सी? नंबर 1 मार्केट वैल्यू क्या है, सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन करें। नंबर 2 टेक्नोलॉजी मार्केट लीगल इकोनॉमिक फैक्टर मेरे एडवर्स चल रहे हैं। थर्ड डिस्काउंट रेट बढ़ गया, मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ गया जिससे मेरा डिस्काउंटिंग फैक्टर में वैल्यू कम हो रही है, जो डिस्काउंटिंग रेट को इम्पैक्ट करती है। नंबर 4 कैरिंग वैल्यू मेरी ज्यादा किससे? मार्केट कैप से। इंटरनल फैक्टर में कौन से? नंबर 1 ऑब्सोलेसेंस और फिजिकल डैमेज। नंबर 2 प्लान टू डिसकंटिन्यू रिस्ट्रक्चर कर देगा अपन है, और उसमें हम क्या करें, हम एसेट्स को डिस्पोज ऑफ कर देंगे बिफोर इट्स एक्सपेक्टेड। लेट्स सपोज ये अभी सेटअप रेडी कर दिया कोचिंग का, अब टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, अब इन्होंने सोचा कि बोर्ड में ना 12 साल चल जाएगा, चल भी जाएगा, बट उससे पहले इन्होंने क्या होगा, मुझे वैसे बोर्ड डालना जिसपे टीचर चाहे तो ऐसे डिजिटल पेपर से लिख सके। तो इवन तो इट इज एक्सपेक्टेड कि 12 साल चलेगा भी, बट उससे पहले पास होके मतलब क्या उठा के फेंक दिया, तो अब जब बेचने जाएंगे तो इसकी वैल्यू तो मिलेगी। तो दिस इज द इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट, ठीक है। उसके बाद हमारा इकोनॉमिक परफॉर्मेंस मेरी वर्स है देन एक्सपेक्टेड, ठीक है। फोर्थ पॉइंट लिखो, स्टेप्स टू कंप्यूट वैल्यू यूज। A point
estimate net future cash inflows from continuing use of asset and its ultimate disposal कि एसेट की कॉन्टिन्यू यूज से हमें जो पैसा मिलने वाला है और अल्टीमेट डिस्पोजल जो पैसा मिलने वाला है उसके नेट फ्यूचर कैश इनफ्लोज हमारे कितने आएंगे उसको एस्टिमेट करना। बी अप्लाई डिस्काउंट रेट। ये जो सेकंड वाला है वो इट्स डिस्पोजल के बीच में क्या लिखा है? अल्टीमेट क्या? अल्टीमेट समझा है। ULTI अल्टीमेट। Apply discount rate to future cash flows। हमें क्या करना है? डिस्काउंट रेट लगाना है। तो सबसे पहले नेट फ्यूचर कैश इनफ्लोज जो कंटिन्यू यूज से आ रहे हैं और अल्टीमेट डिस्पोज से आ रहे हैं और फ्यूचर कैश फ्लो जो भी आने वाले हैं उसके डिस्काउंट रेट आप बताइए। ये जो इलस्ट्रेशन में कराया वही है ना? हाँ जी जो इलस्ट्रेशन में वही स्टेप्स वही स्टेप्स है उसी को लिखवा दें बस एक तरह से, ठीक है। करेक्ट। अब इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड देख लेते हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? एक्स लिमिटेड इज हैविंग ए प्लांट एसेट कैरिंग अमाउंट ऑफ व्हिच इज 1 लाख 100 लाख। हमारा जो कैरिंग अमाउंट है वो 100 लाख रुपए का है एज ऑन 31 मार्च 2001, ठीक है। इट्स यूजफुल लाइफ इज 5 years, मतलब उसका जो वैल्यू यूजफुल लाइफ है 5 साल का है और रेजिडुअल वैल्यू 5 साल के बाद कितना है? 5 लाख रुपए का, ठीक है। Estimated future cash flows from using the plant in the next 5 years is 50, 30, 30, 20 and 20, ठीक है। 5 साल यूज करके अपन इतना पालेंगे। उसके बाद करें कैलकुलेट वैल्यू यूज फॉर द प्लांट इफ डिस्काउंट रेट इज 10% एंड ऑल्सो कैलकुलेट रिकवरेबल अमाउंट इफ द नेट सेलिंग प्राइस ऑफ द प्लांट इज 60 लाख। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन करना हो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को समझो। क्या क्वेश्चन एक रिक्वायरमेंट कह रहे हैं, दो कह रहे हैं? दो। इन जनरल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट लास्ट में लिखी होती है बट जरूरी नहीं है। कभी कभार क्वेश्चन बीच में कुछ डाल देगा, नीचे अज्यूमिंग दैट ये सब कह के। तो फर्स्ट जो आपका एक्शन पॉइंट होता है वो होता है जो आस्क के उसको अंडरलाइन करना है। आस्क को अंडरलाइन करो, कैलकुलेट वैल्यू यूज फॉर प्लांट। सेकंड आल्सो कैलकुलेट रिकवरेबल अमाउंट, ठीक है। तो दो आस्क के क्वेश्चन की, ठीक है। अब बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 वैल्यू यूज, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले ईयर लिख देंगे, फिर उसके बाद कैश फ्लोज लिख देंगे। सर इसमें 2 स्टेप है। किसमें? ये फोर्थ लिखवाया आपने, 2 ही करें। हाँ 2 स्टेप। ये बात ही मानेंगे ज्यादा नहीं बात। डिस्काउंट रेट एट द रेट ऑफ 10% था प्रेजेंट वैल्यू। ईयर कौन से थे हमारे? 2002 से शुरू थे। 2 से 6 2 से 6 ना, 2003, 2004, 2005, 2006 और 2006 दोबारा। किस चीज का लास्ट? रेजिडुअल वैल्यू, डिस्पोजल का जो प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। कैश फ्लोज कितने आएंगे? 50, 30, 30, 20, 20 कितना था? ये 40 था। 50, 30, 20, 20, ठीक है। 50, 30, 30, 20, 20 और डिस्पोजल वैल्यू कितनी थी? 5 है। पोस्ट नेट सेलिंग वैल्यू प्राइस थी 5। ओह सॉरी। हाँ ये गड़बड़ी मत कर देना, वो तो समझ ही आती है।
5 है ना, हाँ ठीक है। ये तो फर्क पता है नेट सेलिंग प्राइस और डिस्पोजल प्राइस में क्या डिस्काउंट रेट बताओ कितना आएगा 10% का 0.909 नेक्स्ट 0.826 0.751 0. इतना तो मुझे याद है 683 621 आता है यहाँ से 620 ऐसा कुछ है 683 0.620 0.620 621 आएगा, वन आएगा ना? 6209 आएगा। हाँ समझ गया तो 621 ले लेंगे। नहीं हम भी जब कर रहे थे मुझे याद थी 10% का तो फैक्टर अरे तो मल्टीप्लाई करो कोई नहीं हम 621 ले देते हैं मुझे जितना याद है। अब के भी काफी टाइम हो गया 10 एक साल हो गए बता देना 45.45 45.45 नेक्स्ट 24.78 एक मिनट 22.5 एक मिनट सेकंड क्या बताया आपने 24.78 24 पॉइंट थर्ड 22.53 .53 फोर्थ 13.66 66 फिफ्थ 12.4 12.4 बस 42 नहीं आएगा 40 ठीक है फिर सिक्स्थ 12.42 है। 42 आएगा ना वही तो यहाँ पे 621 है 621 का दूनी वही आएगा ना 1222 3.10 3.105 हाँ टोटल बताओ 40 और लिया था आप ही एम प्लस का फंक्शन यूज करते हो नहीं करते मेमोरी का उसके लिए ये नहीं हो पाएगा ना फिर टीवी रेशियो इंटू नहीं कर पाएंगे ना। हाँ अच्छा लाइक सपोज कि भाई मैंने 50 मल्टीप्लाई बाय 0.909 करके इक्वल लगा दिया उसके बाद अगर मैं एम प्लस दबाता हूँ फिर दोबारा करता हूँ तो दिक्कत आती है अरे सर इंटू उससे फाइनल वैल्यू आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू का टोटल आ जाएगा ये नहीं आ पाएगा 40 अरे सर कह रहे हैं इंटू करके प्लस कर। डिवाइड कर ले इनटू में बिठा दो मतलब आप जब 50 मल्टीप्लाई बाय 0.909 करके इक्वल टू दबाते हो हाँ उसको तो एम प्लस मिलेगा प्लस कर सकते हैं कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत है अच्छा थोड़ा इजी होगा ना अच्छा ऐसे कर करके सबका m प्लस कर दिया जब हाँ यहाँ फिर से- एमआरसी दबाओगे तो आपका टोटल आ जाएगा ठीक है। 121.9 Grand total से नहीं होता था वो GT वाले से 121.9 तो 121.945 देखो कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हो तो बजट अच्छा इस्तेमाल करो ये नहीं कि कैलकुलेटर फंक्शन है आईसीएमई एक्सेप्ट करता है तुम्हारे दिमाग में पत्र पड़ेगा वो काम मत करना ठीक है तुम्हें पता था नहीं पता था ये चीज पता नहीं तो क्यों नहीं कर रहे डर लगता है गलत ना हो जाए ओहो वाह हाँ एक भी इधर तो उधर हुआ फिर वो तो सारे एनालिसिस गलत करने हो की गए। भी 50 तो में क्या बोले तो कैलकुलेटर में ना ठीक है कैलकुलेटर में तुम 50 से क्या बोले तो इनपुट में अगर आपका इनपुट ठीक है तो कैलकुलेटर आउटपुट ठीक देगा ना हाँ तो क्यों परेशान हो तो वो तो इनपुट में बाय चांस गलती हो गई एक बार फिर तो एग्जाम ही छोड़ दो कोचिंग में आती थी आप फिल्टर जो खाली पन्ने होते हैं उसकी कोई नंबर नहीं क्या पता सर पहले पढ़ा ठीक है यहाँ तक कोई डाउट तो जो आपका वैल्यू इन यूज है वो कितना है 121.95 लाख अब इसमें रिकवरेबल अमाउंट निकालना था ये तो था मेरा क्वेश्चन की फर्स्ट डिमांड ठीक है सेकंड टास्क क्या है रिकवरेबल अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट का क्या फॉर्मूला है हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस वैल्यू जो यूज करके आपने इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली नेट सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 60 लाख है तो जो मेरा रिकवरेबल अमाउंट है वो कितना आएगा 121.95 lakhs ठीक है
यहाँ तक कोई डाउट हो तो आगे बढ़े। फिफ्थ पॉइंट को रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। अब ये कह रहे हैं कि आप इसको रिकॉग्नाइज और मेजर कैसे करो। If recoverable amount is greater than carrying amount, अगर रिकवरेबल अमाउंट मेरे कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है तब इम्पेयरमेंट करेंगे। नहीं Ignore the difference. And carry assets at book value भी लिख दे, ठीक है। एसेट्स को आप बुक वैल्यू पे कैरी करो। If recoverable amount is less than carrying amount, इम्पेयरमेंट होगी होगी बिल्कुल होगी, ठीक है। इसमें भी दो कंडीशंस हैं। If asset is carried at revalued figure, एसेट रिवैल्यूएशन में हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती ना। नंबर 1, adjust revaluation surplus, ठीक है। सबसे पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस को आपको एडजस्ट करना है। नंबर 2, अगर कुछ बैलेंस बचता है तो वो पीएल में चार्ज कर दो, बैलेंस चार्ज टू पीएल। यहाँ तक बताओ, कोई डाउट? If asset is not revalued तो कोई बात ही नहीं है, पीएल में ट्रांसफर कर दो, ट्रांसफर टू। यहाँ तक बताओ, कोई डाउट? क्लियर है? एक इम्पोर्टेंट बात, depreciation on the assets should be recalculated based on new carrying amount। जो भी डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे इम्पेयरमेंट के बाद वो आपके न्यू कैरिंग अमाउंट के बेसिस पे होने चाहिए। यहाँ तक बताओ, कोई डाउट?
एक बार रिवाइज कर ले इसको, स्टार्टिंग से भी देखता हूँ, फिर आगे बढ़े। सिंपल टॉपिक है। इम्पेयरमेंट लॉस कब करेंगे? कैरिंग वैल्यू मेरी रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा होगी। रिकवरेबल अमाउंट कैसे कैलकुलेट करोगे? हायर ऑफ वैल्यू इन यूज ऑफ नेट सेलिंग प्राइस। नेट सेलिंग प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल में फाइनेंस कॉस्ट और इनकम टैक्स एक्सपेंस नहीं लेंगे। वैल्यू यूज कैसे निकालोगे? जो मैं उसको यूज करके आगे आने वाले फ्यूचर कैश फ्लोज है फ्रॉम पॉइंट टू उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा और उसकी डिस्पोजल वैल्यू एट द एंड ऑफ यूज लाइफ उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा। उनको टोटल कर दूंगा तो मेरे पास वैल्यू यूज आ जाएगी। ठीक है, किस पे एप्लीकेबल नहीं होता? इन्वेंटरी पे एप्लीकेबल नहीं होता। अगर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स पे एप्लीकेबल नहीं होता, फाइनेंशियल सेक्टर पे होता है, इनकम टैक्स डेफर्ड टैक्स सेक्शन पे होता है। तो किस पे एप्लीकेबल होता है? ये स्टैंडर्ड है सर्विस टेंजिबल और इंटेंजिबल से एप्लीकेबल होता है। असेसमेंट कब करेंगे? हर साल करेंगे। गर्म पानी बोल दो, गर्म पानी बोल दो। असेसमेंट मेरी हर बैलेंस शीट डेट पे होगी। अगर इंडिकेशन एग्जिस्ट करेगा तो क्या करेंगे? इम्पेयरमेंट करेंगे। इंडिकेशन एग्जिस्ट नहीं करता तो केस पे चले दो। एसेट्स में दो तरह के हो सकते हैं, इंडिविजुअल एसेट्स और कैश जनरेटेड। इंडिकेटर्स ऑफ इम्पेयरमेंट एक्सटर्नल सोर्सेज और इंटरनल। एक्सटर्नल में चार चीजें कौन कौन सी? एसेट की मार्केट वैल्यू सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन कर जाए, हमारा एडवर्स सिग्निफिकेंट का इफेक्ट है टेक्नोलॉजी का, इकोनॉमिक का, लीगल का और इन्वायरमेंटल चेंजेस जो भी है। मार्केट रेट इंटरेस्ट इंक्रीज होने से मेरा डिस्काउंटिंग रेट गिर जाएगा या फिर मेरा कैरिंग अमाउंट मार्केट कैप से ज्यादा होगा। इंटरनल सोर्स में क्या है ना? ऑब्सोलेंस और फिजिकल डैमेज। तो बट टू प्लान टू डिसकंटिन्यू, रिस्ट्रक्चर और एसेट डिस्पोजल बिफोर एक्सपेक्टेड डेट। और थर्ड हमारा इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बद से बदतर हो चुकी है, बद से बदतर हुई है फिर भी वर्स देन एक्सपेक्टेड है, तो इम्पेयरमेंट कर दो। स्टेप्स क्या है कंप्यूट कर देंगे? आप पहले तो एस्टिमेट करो कि फ्यूचर इकोनॉमिक कैश फ्लोस कितने होंगे उसकी क्वांटिटी यूज से और उसके अल्टीमेट डिस्पोजल से, उसके बाद उसका डिस्काउंटिंग रेट लगाकर उसकी फ्यूचर कैश फ्लोस की प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो। सिंपल है। फिर बात करते हैं रिकॉग्निशन और मेजरमेंट की। अगर हमारे रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है, कुछ मत करो, बुक वैल्यू पर रहने दो। बट कम है तो बताओ कि भाई ये पहले रिवैल्यूड हुई थी या नहीं हुई थी? क्या कैरिंग अमाउंट मेरा 120 आना चाहिए बट वो 140 दिखा रहा है बिकॉज ऑफ 20 रुपीज रिवैल्यूएशन प्लस, और आज मुझे उसको इम्पेयरमेंट करना 40 रुपए से, तो 20 रुपए को किस पे एडजस्ट करूंगा मैं? रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिवैल्यूएशन रिजर्व बना रखा हुआ उससे, और बाकी 20 रुपए को पीएन में ट्रांसफर कर दूंगा। बट अगर मेरे पास ऐसे कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस या रिवैल्यूएशन रिजर्व है ही नहीं तो क्या करेंगे अपन? ट्रांसफर टू पीएन। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि कभी भी आप इम्पेयरमेंट करते हो तो उसके बाद जो उसकी रिवाइज कैरिंग अमाउंट है और रिवाइज लाइफ है, रिवाइज लाइफ मतलब जो बैलेंस लाइफ बची है उस अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन को चेंज कर देगा। ऐसा नहीं कि डेप्रिसिएशन सेम चला दे, क्योंकि इम्पेयरमेंट के आपने वैल्यू तो थोड़ी है ना। क्लियर है? तो इसका एक बार थोड़ा एग्जांपल से समझा दो कैसे वाली ट्रीटमेंट। ये रिवैल्यूएशन फिगर पे अगर है तो जो सरप्लस हमें डालना है और फिर बचा हुआ पीएनएल में। ठीक है, लिख लो ये वाला ना। हाँ, हैश लिख लो। ठीक है, हैश वाला एग्जांपल है इसका। लेट्स से कैरिंग अमाउंट ऑफ PPE is 140, ठीक है, रुपीज 140 इंक्लूड्स सीखा गया रिवैल्यूएशन रिजर्व ऑफ रुपीज 20, ठीक है, इसमें 20 रुपए का रिवैल्यूएशन रिजर्व है। नाउ कंपनी want to impair
assets with rupees 40, ठीक है, then rupees 20 should be adjusted with revaluation surplus and balance rupees 20 charge to P&L, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? कैरिंग अमाउंट पीपी का 140 रुपए था, इस 140 के अंदर मेरा रिवैल्यूएशन रिजर्व का 20 रुपए था, कंपनी पेयर करना चाहती है एसेट को 40 रुपए से, तो जो 140 की वैल्यू गिरती कितनी हो जाएगी मेरी? 100 रुपए रह जाएगी। तो 100 रुपए के लिए 20 रुपए में रिवैल्यूएशन सरप्लस से एडजस्ट करूंगा और बाकी 20 रुपए पीएनएल में चार्ज करूंगा। समझ में आया? देखो तुम्हें पढ़ाने के लिए तो तुम्हें समझ में नहीं आए तो कोई फायदा नहीं, तो बता देना, ब्लैंक एक्सप्रेशन मत देना। जिस टाइम पे हम पढ़ा करते थे हमारी टीचर एक चीज कहते थे कि आपको एक बार समझ में नहीं आया और आपने एक बार पूछ लिया तो आप एक बार बेवकूफ बने, बट ना पूछकर आप जिंदगी भर बेवकूफ बने रहते हो, क्योंकि उस चीज की नॉलेज तो हुई ना आपको, तो एक बार बेवकूफ बन जाओ, जिंदगी भर बेवकूफ बन जाओ। नहीं आया तो नहीं आया, सिंपल सी बात है। मैंने स्टार्टिंग की थी अपनी टीचिंग की 10th क्लास में था जब मैं, तब होता नहीं जैसे नया नया पढ़ा रहा होता हूँ मैं, 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाता था फीस ले, तो मेरे साथ ये चला कि 7 के बच्चों को मैं पढ़ाता था, तो अब उसको समझ में आता था नहीं तो मैं उसको मारता था जाके कि भाई तूने किया नहीं, मैं लपेट दिया 2 थप्पड़ गले नीचे, फिर उसने रोने लग गया, मतलब मेरे से ज़्यादा ताकतवर था, थोड़ा एज भी बड़ा था, फिर वो रोने लग गया, वो पता नहीं मेरे से बड़ी एज है, मेरे साथ ही पढ़ रहा है और रो रहा है, फिर बोला कि मेरे पास इतना बड़ा दिमाग नहीं है कि मुझे चीज़ समझ में आ जाए, तो मुझे अंदर से दुख हुआ उस टाइम पे, होता पढ़ाते 4-5 दिनों में 6 दिन आए तो ऐसे करके मतलब मुझे समझ में नहीं आती, तो ऐसा नहीं कि हर एक इंसान एक सेम लेवल पे होता है, एवरीवन हैज देयर ओन पाथ। तो मुझे गिल्ट फील हुआ क्योंकि मैं समझाने के लिए बैठा हूँ, इसको समझ में नहीं आ रहा, इसमें उसकी गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती है कि मैं समझा नहीं पाता, ठीक है, तो ये चीज समझ लो कि भाई उसने एक बार बोल दिया कि नहीं समझ में आया, बट वही वो बंदा चुप रह जाता, तो मैं तो करवाया जाता, उसको आता नहीं, तो चुप तो उसी सिनेरियो में रहेगा ना जब उसे पता है मार पड़ेगी तो तभी तो चुप रहेगा। नहीं वो तो चलो एक होता नहीं कोई टाइम की बात है, ठीक है, आगे बढ़े। 6 पॉइंट, देखो अब सिलेबस में तुम्हारा थोड़ा खींचेगा इन द सेंस ये नहीं कि क्वालिटी में इम्पैक्ट आएगा, थोड़ा सा टाइम बढ़ जाएगा, चीजें समझ में आ रही होंगी, जब लगे ओवर हो चुका है हेड्स अप कर देना, ये मत कहना कि भाई चल जाते रहो, वो काम करना, ठीक है, और ये भी नहीं जल्दी तब दौड़ लो, आधे घंटे बाद क्लास हो सही ऑप्शन है देखो 2 ऑप्शंस होते हैं, एक होता है शॉर्ट ब्रेक का 5 मिनट का ब्रेक लेकर पढ़ लो, नंबर सेकंड ऑप्शन होता है कि सर अब कुछ जाएगा नहीं, 5 मिनट ब्रेक ले, क्लास